हमजा को किसी खतरे का अंदाजा था और वो खतरा किसी न किसी तरह ज़ियान से जुड़ा हुआ था। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़ियान ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और खुद को संभालने की कोशिश की। दरवाजा खुला तो आयत अंदर आई। आप अभी तक सोए नहीं? उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। काम था थोड़ा। ज़ियान ने फौरन नजर चुराते हुए जवाब दिया। आयत अंदर आई और चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही। अब वो इतना समझने लगी थी कि ज़ियान की खामोशी के पीछे सिर्फ थकन नहीं, कुछ और भी है। अब पिछले कुछ दिनों से बहुत बदल गए हैं और मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आयत, कुछ दिन एहतियात से रहना, बस मेरी बात मान लो। ज़ियान ने जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहा। ये जुमला उसके दिल में उतर गया, मगर उसके सवाल और बढ़ गए। अगली सुबह आयत सीधी रिफत बेगम के कमरे में गई। खिड़की से आती हल्की धूप पूरे कमरे में फैली हुई थी। रिफत बेगम तस्बीह हाथ में लिए बैठी थी, मगर इनके चेहरे पर पिछले चंद दिनों की परेशानी वाज़ेह थी। आयत उनके करीब बैठ गई और काफी देर खामोश रहने के बाद आहिस्ता से बोली, फूफो, क्या आपको नहीं लगता ज़ियान कुछ छुपा रहे हैं? रिफत बेगम के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। उन्होंने आयत की तरफ देखा और बहुत धीमी सांस ली। तुम्हें तो पता है वो बचपन से ही ऐसा है, अपना दर्द कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन इस बार बात मुख्तलिफ है। वो डरे हुए लगते हैं। आयत की आवाज में बेचैनी सी थी। ये जुमला सुनकर रिफत बेगम के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। शायद वो खुद भी यही महसूस कर रही थी, मगर मानना नहीं चाहती थी। इसी वक्त रशीद साहब भी वहां आ गए। उन्होंने दोनों के संजीदा चेहरे देखे तो फौरन पूछा, सब खैरियत है? हमें लगता है ज़ियान किसी मुश्किल में है। रिफत बेगम ने धीरे से कहा। ये सुनते ही रशीद साहब खामोश हो गए। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए वही खौफ उभरा जो पिछली रात था। इतने में दरवाजा खुला और ज़ियान अंदर आया। शायद इसे अंदाजा नहीं था कि इस सब के बारे में बात कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ? उसने हैरत से पूछा। ज़ियान, हमें सच बताओ, क्या हो रहा है? रिफत बेगम उठ खड़ी हुई और फौरन सवाल किया। कुछ नहीं अम्मी। झूठ? इस बार इनकी आवाज ऊंची हुई। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ। ज़ियान खामोश सा हो गया। मैंने तुम्हें रोका था ज़ियान, कहा था इस मामले में दोबारा मत पड़ो। रशीद साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कौन सा मामला? आयत और फिर बेगम ने चौंक कर दोनों को देखने लगी। कमरे में कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ये बस बिजनेस के मसाइल हैं। ज़ियान ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। ये बिजनेस के मसाइल नहीं है, अगर है तो इनको खत्म करो। रिफत बेगम की आवाज टूट गई। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? पहले हम एक बेटा खो चुके हैं। ये जुमला सुनते ही आयत का दिल अजीब तरह से धड़का। ये मामला इसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज के बाद घर का कोई फर्द अकेले बाहर नहीं जाएगा। रशीद साहब ने फौरन फैसलाकुन अंदाज में कहा। हिना जो अभी भी अंदर आई थी फौरन बोली, मेरी क्लासेस को यूं नहीं जाएगा कुछ दिन। सलीम साहब ने सख्त लहजे में कहा, हम अब कोई रिस्क नहीं ले सकते। हिना खामोश हो गई। पूरे घर की फिजा बदल चुकी थी। हर चेहरे पर अनजाना खौफ उतर आया था। ज़ियान ने बेख्तियार आयत की तरफ देखा और उसे शिद्दत से एहसास हुआ ये खेल अब सिर्फ उस तक महदूद नहीं रहा था। घर की फिजा अगले चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर बदल गई। पहले जहां हॉल में हिना की आवाजें रिफत बेगम की मसरूफियत और आयत की हल्की सी हंसी सुनाई देती थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी और डर बस गया था। दरवाजे जल्दी से बंद होने लगे, पर्दे ज्यादातर गिरे रहते और हर फोन कॉल पर सबके चेहरे बेख्तियार संजीदा हो जाते। रिफत बेगम हर चंद मिनट बाद किसी न किसी को आवाज देकर पूछती, सब ठीक है ना? जैसे खौफ मुसलसल इनके दिल से लिपटा हुआ हो। आए तो वाज़ेह महसूस हो रहा था कि हमजा की मौत के पीछे कोई ऐसा सच है जिसे सब से छुपा रहा है। ज़ियान, वो जितना नॉर्मल रहने की कोशिश करता, इतना ही उसकी आंखों की बेचैनी नुमायां हो जाती। वो रातों को देर तक जागता। बार बार अननोन फोन कॉल आते। किसी कभी फवाद से धीमी आवाज में बात करता, कभी अचानक बाहर चला जाता और बाहर वापस आकर पहले आयत और बाकी घर वालों को देखता, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो ठीक है। शाम को बारिश के बाद मौसम गैर मामूली ठंडा हो गया था। आयत बालकनी में खड़ी गीली सड़कों को देख रही थी। दूर बादलों के पीछे बिजली चमकी तो उसे अनजाने में वो रात याद आ गई जिस रात सब कुछ बदल गया था। वो उन्हीं ख्यालों में खोई थी जब ज़ियान खामोशी से उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में कोई मग था, मगर आंखों में वही मुसलसल थकन। रात आप फिर नहीं सोए? आयत ने आहिस्ता से पूछा। तुम भी तो जाग रही थी।
जियान ने हल्की सी मुस्कुराहट देने की कोशिश की। आयत ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है आप हर वक्त किसी चीज से डरते हैं। ये जुमला सुनकर जियान की नजरें एक लम्हे के लिए इस पर जम गई। शायद वह हैरान था कि अब इसके अंदर के एहसासात इतनी आसानी से पढ़ने लगी है। हर खौफ अपने लिए नहीं होता, उसने आहिस्ता से कहा, तो किसके लिए है? जियान जवाब न दे सका, क्योंकि सच यही था कि अब इसे अपने लिए डर नहीं लगता था। वो सिर्फ आयत और अपने घर वालों के लिए खौफ महसूस करता था। इसी दौरान उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी तो चेहरा फौरन सख्त हो गया। शायद फवाद था। मैं अभी आता हूँ। उसने स्क्रीन देखी तो चेहरा फौरन सख्त हो गया। शायद फवाद था। मैं अभी आता हूँ, उसने मुख्तसरन सा कहा और फोन फौरन कॉल उठाते ही कहता हुआ वहां से चल दिया। जियान, हमें मिलना होगा अभी। दूसरी तरफ फवाद की आवाज गैर मामूली तौर पर टेंस थी। क्या हुआ? वो गार्ड मिल गया है? कहाँ? जियान के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। जिंदा है, मगर बुरी हालत में, और वो सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जियान की गिरफ्त फोन पर सख्त हो गई। मैं आ रहा हूँ। फोन बंद होते ही वो फौरन मुड़ा। क्या हुआ है? आयत ने उसका बाजू पकड़ लिया। जियान रुक गया। उसकी नजरें चंद लम्हे आयत के हाथ पर टिकी रही, फिर उसके चेहरे पर वार। वो उसे पीछे छोड़कर जाने से डर रहा है। बस एक जरूरी काम है, उसने आहिस्ता से कहा। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। मगर इस बार आयत ने उसकी आंखों में देखकर महसूस किया वो सिर्फ किसी काम पर नहीं जा रहा, वो किसी ऐसे सच के करीब जा रहा है जो शायद सब कुछ बदल देगा। शाम ढल चुकी थी। रात काफी गहरी हो गई जब जियान गाड़ी लेकर फवाद के बताए हुए मकान की तरफ निकला। शहर के उस हिस्से में गैर मामूली खामोशी थी। सड़कें तकरीबन खाली थी। अब बारिश के बाद हवा में नमी घुली हुई थी। गाड़ी चलाते हुए इसके जहन में सिर्फ एक ही बात बार बार गूंज रही थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर वो गार्ड वाकई कुछ जानता है तो शायद पहली बार उन्हें कोई ऐसा शख्स मिलने वाला था जो इस हादसे के पीछे छुपे अंधेरे की एक झलक दिखा सकता था। फवाद एक पुराने से प्राइवेट अस्पताल के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जियान जैसे ही गाड़ी से उतरा, फवाद फौरन से करीब आया। उसके चेहरे पर वाज़ेह टेंशन थी। हालत अच्छी नहीं है उसकी। उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है किसी ने उसे डराने की कोशिश की है, या शायद खामोश कराने की। जियान के चेहरे के तासरात मजीद सख्त हो गए। दोनों तेजी से अंदर गए। अस्पताल की सफेद दीवारें और खामोश कॉरिडोर अजीब बेचैनी पैदा कर रहे थे। कमरे के अंदर वो गार्ड बेड पर पड़ा था। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और आंखों में साफ खौफ दिखाई दे रहा था। जियान को देखते ही वो घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया, इसने फौरन बेतरतीबी से कहा। मुझे सिर्फ कहा गया था कि उस रात गेट के सीसीटीवी बंद कर दो, बस इतना ही। जियान चंद कदम आगे बढ़ा। उसने कहा था। उसकी आवाज दबी हुई थी, मगर उसमें ऐसी सख्ती थी कि गार्ड की सांस अटक गई। वो खामोश हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो नाम लेने से भी डर रहा हो। देखो, अगर तुमने अब भी सच न बताया तो शायद अगली बार तुम्हें बोलने का मौका भी ना मिले, फवाद ने नर्म मगर मजबूत लहजे में कहा। गार्ड ने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा, फिर बहुत आहिस्ता से कहा, मैंने चेहरा नहीं देखा था, मगर वो लोग जहांगीर साहब का नाम ले रहे थे। ये सुनते ही जियान के अंदर जैसे आग भड़क उठी। उसके हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए और हमजा की गाड़ी उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की। गार्ड की आंखों में खौफ और बढ़ गया। मुझे नहीं पता, खुदा की कसम मुझे नहीं पता, मगर उस रात गिराज में 2 आदमी आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने कुछ देखा या बोला तो मेरे बच्चों तक कोई नहीं छोड़ेंगे। कमरे में खामोशी छा गई। ये पहली बार चीजें वाज़ेह होने लगी थी। किसी ने वाकई सब कुछ प्लान किया था, मगर क्यों? टारगेट हमजा था या कोई और? जियान के जहन में वो वॉइस नोट गूंजा। जियान को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हमजा असल टारगेट नहीं था? ये ख्याल आते ही इसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फवाद ने भी शायद यही बात सोच ली थी, क्योंकि इसने फौरन जियान की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, मगर कोई इसे जबान पर नहीं ला रहा था। इसी लम्हे जियान का फोन बजा। स्क्रीन पर आयत का नाम चमक रहा था। चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे की सख्ती नरम पड़ गई। इसने फौरन कॉल उठाई। दूसरी तरफ आयत की धीमी मगर परेशान आवाज आई, आप अभी तक वापस नहीं आए? सब ठीक है ना? जियान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। इस शोर, खौफ और राजों के दरमियान आयत की आवाज अजीब तरह से सुकून देती थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। झूठ, आयत ने फौरन कहा। आपकी आवाज बता रही है कुछ हुआ है। आयत, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो क्या तुम मान लोगी?
ज़ियान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बहुत आहिस्ता से बोला, क्या? आयत ने बस इतना ही कह सकी, कुछ दिन, बस एहतियात से रहना, चौकन्ना होकर। उसकी आवाज में पहली बार ऐसा खौफ था जो छुपाया नहीं जा सकता था। फोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई और आयत के दिल ने शिद्दत से महसूस किया कि ज़ियान सिर्फ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो उसे खोने से डर रहा था। आयत काफी देर तक फोन हाथ में लिए खामोश बैठी रही थी। ज़ियान के आखिरी अल्फाज इसके जहन में मुसलसल गूंज रहे थे। कुछ दिन एहतियात करना, चौकन्ना रहना और एक आम जुमला नहीं था। इसके लहजे में ऐसा खौफ था जिसने आयत के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। वो जानती थी कि ज़ियान बहुत कुछ छुपा रहा है, मगर इसे महसूस होने लगा था कि शायद वो ये सब अकेले बर्दाश्त करते करते थक चुका है। इधर अस्पताल से निकलते हुए ज़ियान के कदम मामूल से ज्यादा भारी थे। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, अगर हमजा असल टारगेट नहीं था तो फिर। उसने स्टीयरिंग पर हाथ मजबूती से जमा लिए। इसे वो रात पूरी डिटेल के साथ याद आने लगी थी। हमजा जल्दी में था, डिस्टर्ब था, इसे कॉल कर रहा था, फिर वो आखिरी नजर, जैसे वो कुछ कहना चाहता था मगर वक्त खत्म हो गया था। ये सब मेरे लिए था, ज़ियान ने बहुत आहिस्ता से खुद से कहा। यह ख्याल इतना खौफनाक था कि इसकी सांसें भारी होने लगी। अगर वाकई किसी ने इस पर हमला करना चाहा था और हमजा दरमियान में आ गया तो इसका मतलब था कि हमजा इसकी वजह से मरा था। इस सोचते ही इसके अंदर का गिल्ट कई गुना बढ़ गया था। घर वापस पहुंचते पहुंचते रात काफी हो चुकी थी। पूरा घर खामोश था, मगर एक कमरे की हल्की सी रोशनी अभी भी जल रही थी। आयत जाग रही थी। ज़ियान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, आयत फौरन दरवाजे तक आ गई। उसके चेहरे पर वाज़ेह फिक्र थी। आप ठीक है? ज़ियान ने उसकी तरफ देखा और चंद लम्हे कुछ बोल न सका। शायद वो बहुत थक चुका था, ज़हनी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी। आयत ने पहली बार उसकी आंखों में ऐसी शिकस्त देखी थी। क्या हुआ है? उसने आहिस्ता से पूछा। प्लीज चुप कर जाओ, मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। ज़ियान ने जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहा। वो आकर सोफे पर बैठ गया और दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। आयत खामोशी से इसे देखती रही, फिर इसके सामने आकर बैठ गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, बाहर हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे हल्के हल्के बज रहे थे। कभी कभी इंसान किसी एक लम्हे में पूरी जिंदगी हार जाता है। काफी देर बाद ज़ियान ने धीमी आवाज में बस इतना सा कहा। आयत का दिल अजीब तरह से धड़का। वो उसके पास पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसके दर्द की शिद्दत महसूस कर रही थी। आपने कुछ नहीं हारा, आयत ने नरमी से कहा। ज़ियान ने बेख्तियार हल्का सा हंसा, मगर वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। तुम्हें नहीं पता आयत, ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। वो फौरन खामोश हो गया, जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी आंखों में नमी वाज़ेह नजर आ रही थी। इस लम्हे आयत के दिल में इसके लिए एक अजीब सी नरमी उतर गई। पहले वो ज़ियान को सिर्फ खामोश और सख्त मिजाज समझती थी, मगर अब इसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है और वो अकेला ही सब संभालने की कोशिश कर रहा है। आयत ने चंद लम्हे हिचकिचाने के बाद आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, सिर्फ एक लम्हे के लिए, मगर ज़ियान जैसे साकत रह गया। इस छोटे से लम्स में ना कोई वादा था, ना मोहब्बत का इतराफ, मगर अजीब सी तसल्ली थी। अगली सुबह काफी अरसे बाद घर की फिजा में हल्की सी नरमी महसूस हो रही थी। रात की वो खामोश गुफ्तगू जैसे आयत और अज़यान के दरमियान मौजूद फासले को थोड़ा कम कर गई थी। नाश्ते की मेज पर रिफत बेगम सबके लिए चाय डाल रही थी, जबकि हिना मोबाइल हाथ में लिए बैठी थी। आज इसकी नजरें बार बार आयत और ज़ियान की तरफ जा रही थी। इसे फौरन महसूस हो गया कि दोनों के दरमियान कुछ बदला है। पहले जहां खामोशी अजीब और बोझल होती थी, अब वो इतनी तकलीफ दे नहीं रही थी। भाभी, आज आपने नाश्ते में मदद भी की है? हिना ने शरारती अंदाज में पूछा था। जी, क्यों? तो आयत ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि आज भाई ने कॉम्प्लेन कंप्लेन नहीं की कि टोस्ट जल गया है। ये सुनते ही रिफत बेगम हंसती। तुम सुबह सुबह शुरू मत हो जाया करो। ज़ियान ने बेख्तियार हिना को घूरा। ओहो, अब तो आप डिफेंड भी कर रहे हैं, हिना ने फौरन छेड़ा। आयत ने नजरें झुका ली, मगर उसके लबों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रिफत बेगम ने ये मंजर देखा तो उसकी आंखों में बरसों बाद सुकून सा उभरा। इतने दिनों बाद घर में किसी आम दिन जैसी इतने दिनों बाद घर में किसी आम दिन जैसी हल्की हल्की रौनक महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ रशीद साहब खामोशी से सबको देख रहे थे, अलबत्ता इनके चेहरे पर मौजूद संजीदगी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नाश्ते के बाद उन्होंने ज़ियान को स्टडी रूम में आने का इशारा किया। जैसे ही दोनों अंदर गए, तुम कल रात कहाँ गए थे? रशीद साहब ने दरवाजा बंद करते साथ फौरन सवाल किया।
ज़ियान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, एक आदमी मिला था, शायद वो हमजा के केस के बारे में कुछ जानता है। ये सुनते ही रशीद साहब के चेहरे का रंग बदल गया। ज़ियान, मैंने तुमसे कहा था ना ये सब छोड़ दो, और अगर हमजा के साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था तो। ज़ियान की आवाज इस बार सख्त हुई। अगर किसी ने इसे मारा है तो। कमरे में खामोशी से छा गई। रशीद साहब ने थके हुए अंदाज में आंखें बंद कर ली। बेटा, बात सच इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं, वो पहले ही हमसे सब कुछ छीन चुके हैं। ज़ियान ने धीमी मगर टूटी आवाज में कहा। ये जुमला सुनकर रशीद साहब के पास कोई जवाब नहीं बचा था। बाहर लाउंज में आयत रिफत बेगम के साथ बैठी थी। रिफत बेगम इसके बालों में नरमी से हाथ फेर रही थी। तुम पहले से बेहतर लग रही हो, उन्होंने मोहब्बत से कहा। तुफो, ज़ियान हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। आयत ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, फिर आहिस्ता से पूछा। रिफत बेगम चंद लम्हे खामोश रही, जैसे माजी में चली गई हो। हाँ, इनकी आंखों में नमी उतर आई। वो बहुत डिफरेंट था, बहुत हंसता था। हमजा के बाद और फिर तुम्हारे बाद वो अंदर से बदल गया। मेरे बाद? आयत हैरत से पूछने लगी। रिफत बेगम फौरन खामोश हो गई, जैसे इनसे गलती से कुछ ज्यादा निकल गया हो। मेरा मतलब हालात के बाद। मगर आयत अब खामोशी से इन्हें देख रही थी। उसके दिल में फिर वही एहसास जागा जो उस दिन डायरी के सफात पढ़ते हुए आया था। ज़ियान की खामोशी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, वो कुछ और भी था। शाम को हिना जबरदस्ती आयत को अपने कमरे में ले गई। भाभी, आप दोनों की वाइब अब नॉर्मल हो रही है फाइनली, वो बेड पर बैठते हुए बोली। हिना, आयत ने फौरन उसे घूरा। क्या मैं गलत कह रही हूँ? भाई पहले सिर्फ दीवारों से बातें करते थे, अब कम से कम इंसानों से भी कर लेते हैं। आयत बेख्तियार हंस पड़ी और दरवाजे के बाहर खड़ा ज़ियान ये हंसी सुनकर चंद लम्हे वहीं रुक गया। बहुत अरसे बाद इसे महसूस हुआ कि शायद इस घर में रोशनी दोबारा वापस आ सकती है। मगर इसी लम्हे इसके फोन पर एक नई ईमेल आई। अननोन सेंडर। सिर्फ एक तस्वीर थी और वह तस्वीर आयत की थी, आज की, और दूर पीछे एक स्याह गाड़ी वाज़े नजर आ रही थी। वो तस्वीर देखते ही ज़ियान के अंदर जैसे खतरे की घंटी बज उठी। इसने फौरन ईमेल दोबारा खोली। तस्वीर वाज़े तौर पर आज की ही थी और उसके अंदाज से लिए गई थी कि जैसे किसी ने दूर से छुप कर ली हो। आयत घर के बाहर नर्सरी वाले पौधों के पास खड़ी थी और पीछे सड़क के किनारे वही स्याह गाड़ी खड़ी थी जो पिछले चंद दिनों से बार बार नजर आ रही थी। ज़ियान की सांसें बेतरतीब होने लगी। अब ये सिर्फ वार्निंग नहीं रही थी, कोई जानबूझकर इसे डरा रहा था और साथ ही एहसास भी दिला रहा था कि इसकी फैमिली उनकी नजर में है। उसी रात ज़ियान और फवाद दोबारा मिले। इस बार दोनों पहले से ज्यादा संजीदा थे। मैंने उस नंबर और जहांगीर ग्रुप के लोगों के दरमियान लिंक निकालने की कोशिश की है। डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला, मगर एक अजीब चीज सामने आई है। फवाद ने लैपटॉप उसके सामने रखते हुए कहा और चंद डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर खोले। हादसे से 2 दिन पहले जहांगीर ग्रुप के एक सीनियर मैनेजर ने गैराज ओनर को पेमेंट की थी। कितनी रकम? ज़ियान की आंखें सिकुड़ गईं, इतनी कि किसी का ईमान खरीदा जा सके। कमरे में खामोशी छा गई। अब पजल के टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे थे। ब्रेक लाइन टेम्पर हुई थी, फुटेज डिलीट हुई, गार्ड को डराया गया, मैकेनिक गायब हुआ और अभी ने मुसलसल धमकाया जा रहा था। फिर भी अभी तक एक चीज मिसिंग थी। मुहर्रिक, इन्हें मुझे क्यों मारना था? ज़ियान ने बेख्तियार कहा। शायद टारगेट तुम थे ही नहीं। फवाद ने चंद लम्हे से देखा, फिर धीरे से बोला, नहीं। ज़ियान ने फौरन सर उठाया। हमजा ने उस वॉइस नोट में मेरा नाम लिया था, वो मुझे वार्न करना चाहता था। ये कहते हुए उसके जहन में अचानक एक पुरानी बात बिजली की तरह गूंजी। चंद माह पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने वाला था और जहांगीर ग्रुप इसे हासिल करने के लिए हर हद पार कर रहा था। उस वक्त असल डील हैंडल ज़ियान कर रहा था, मगर आखिरी लम्हे पर हमजा मीटिंग में गया था क्योंकि ज़ियान शहर से बाहर था। या अल्लाह! ज़ियान की आंखों में अचानक चौंक उभरी। क्या हुआ? फवाद फौरन सीधा होकर बैठ गया। अगर ज़ियान की आवाज़ आहिस्ता हो गई, अगर इन्हें लगा हो उस रात गाड़ी में मैं हूँ। ये जुमला सुनते ही दोनों खामोश हो गए। इस बार सारा मंजर वाज़े होने लगा था। गाड़ी असल में ज़ियान इस्तेमाल करता था। उस रात जल्दी में हमजा वही गाड़ी लेकर निकल गया था। बारिश, अंधेरा, फासला, किसी के लिए भी गलती मुमकिन थी। तो इसका मतलब? फवाद ने धीमी आवाज़ में कहा। हमजा एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुआ था। ज़ियान की आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ उभर आया। वो मेरी जगह मारा गया था। ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई। उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। गिल्ट
اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگر یہ سب سچ تھا تو حمزہ صرف اس کی وجہ سے نہیں مرا تھا، وہ اس کی وجہ سے مرا تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد فواد نے سنجیدگی سے کہا، اب ہمارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو یہ سب چھوڑ دو یا پھر آخر تک جاؤ۔ میں آخر تک جاؤں گا۔ زیان نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں اب خوف کم اور عزم زیادہ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا، اس بار صرف ایک لائن لکھی تھی، اگلی غلطی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اس بار زیان نے میسج دیکھ کر فون بند نہیں کیا تھا۔ اب تمہاری باری ہے ڈرنے کی۔ اس نے اسکرین کو سرد نظروں سے دیکھا اور بہت آہستہ سے کہا۔ اگلے چند دن زیان نے خود کو مکمل طور پر اس کیس میں جھونک دیا۔ اس بار وہ پہلے والا بے بس اور ٹوٹا ہوا زیان نہیں تھا۔ اس کی خاموشی اب خوف کی نہیں بلکہ عزم کی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر اس نے اب بھی سچ تک پہنچنے کی کوشش نہ کی تو حمزہ کی موت ہمیشہ ایک حادثہ بن کر رہ جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس تھا کہ جتنا وہ حقیقت کے قریب جا رہا ہے، خطرہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ گھر میں وہ بظاہر نارمل رہنے کی کوشش کرتا، پھر بھی آیت اب اس کے چہرے کے بدلتے رنگ آسانی سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ زیان کے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف درد نہیں تھا، ایک عجیب سی ضد بھی آ گئی تھی۔ وہ دونوں بالکنی میں بیٹھے تھے اور نیچے لان میں ہلکی ہلکی ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی۔ آپ آخر کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آیت کے جو دل میں تھا اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ زیان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کبھی کبھی انسان کو سکون تب تک نہیں ملتا جب تک وہ سچ تک نہ پہنچ جائے، اور اگر وہ سچ سب کچھ بدل دے تو؟ آیت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ زیان کی نظریں اندھیرے میں کہیں دور جم گئیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ذہن میں حمزہ کی آخری مسکراہٹ گھوم گئی۔ اگلی صبح فواد ایک نئی انفارمیشن لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جہانگیر گروپ کے ایک سابقہ ملازم نے خفیہ طور پر اس سے رابطہ کیا ہے۔ وہ آدمی پہلے جہانگیر کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، اسے نوکری سے نکال دیا تھا، اب وہ غائب ہو گیا ہے۔ وہ ڈائریکٹلی کچھ نہیں بول رہا، فواد نے کہا، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ اگر تم واقعی سچ جاننا چاہتے ہو تو پرانا ویئر ہاؤس چیک کرو۔ کون سا ویئر ہاؤس؟ زیان فوراً الرٹ ہو گیا، کہیں یہ وہی انسان تو نہیں جس نے ایکسیڈنٹ والی گاڑی کی تصویر شیئر کی تھی؟ زیان نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا۔ فواد نے ایک ایڈریس اس کے سامنے رکھا، یہ جہانگیر گروپ کی ابانڈنڈ ویئر ہاؤس ہے۔ آفیشلی تو بند ہے، مگر پچھلے چند مہینوں سے وہاں رات کے وقت ایکٹیویٹی رپورٹ ہوئی ہے۔ اسی رات دونوں وہاں پہنچے۔ شہر کے باہر موجود وہ ویئر ہاؤس بالکل ویران لگ رہا تھا۔ زنگ آلود گیٹ، ٹوٹی دیواریں اور اندر پھیلا اندھیرا جگہ کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ زیان گاڑی سے اترا تو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ عجیب سی بے چینی اس کے اندر اتر گئی، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج کچھ اہم ملنے والا ہے۔ اندر جاتے ہوئے ہر قدم کی آواز سنسانی میں گونج رہی تھی۔ فواد ٹارچ کے راستہ دیکھ رہا تھا، جبکہ زیان کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھی۔ وہاں ویئر ہاؤس کے پچھلے حصے میں انہیں ایک چھوٹا سا آفس روم نظر آیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، کوئی یہاں آتا رہا ہے، فواد نے دھیمی آواز میں کہا، اور دونوں کمرے کے اندر چلے گئے۔ کمرے کے اندر پرانی فائلز بکھری ہوئی تھی، مگر ایک دراز باقی سب سے مختلف لگا، جسے جلدی میں بند کیا گیا ہو۔ زیان نے دراز کھولا تو اندر ایک USB پڑی تھی۔ دونوں نے فوراً ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہاں کچھ تھا، زیان نے آہستہ سے کہا۔ اسی لمحے باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ دونوں فوراً الرٹ ہو گئے۔ فواد نے جلدی سے ٹارچ بند کی۔ پورا ویئر ہاؤس دوبارہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور پھر قدموں کی آواز آئی، کوئی وہاں موجود تھا۔ زیان کی گرفت USB پر سخت ہو گئی، جبکہ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، کچھ سچ دفن ہی رہنے دو۔ اندھیرے میں کسی کی آواز گونجی۔ وہ آواز سنتے ہی ویئر ہاؤس کی فضا جیسے اچانک مزید سرد ہو گئی۔ زیان اور فواد دونوں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گئے۔ اندھیرے میں صرف دور کہیں پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی، اور ان قدموں کی چاپ جو اب آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے۔ فواد نے فطری طور پر زیان کا بازو پکڑا، جیسے اسے پیچھے رہنے کا اشارہ دے رہا ہو، مگر زیان کی نظریں اندھیری میں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر کا خوف اب غصے میں بدلنے لگا تھا۔
कौन हो तुम? ज़ैन की आवाज़ गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ हल्की सी हंसी सुनाई दी। अगले ही लम्हे वेयरहाउस के कोने में मद्धम सी लाइट जली और एक शख्स का धुंधला सा अक्स नजर आया। चेहरा अभी भी वासे नहीं था, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस में अजीब सी बेरहमी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ज़ियान उस आदमी की ने ऊंची आवाज में कहा। ज़ियान चौंक गया, वो उसका नाम जानता था। हमजा के बाद तुमने कुछ नहीं सीखा कि जुमला सुनते ही ज़ियान के अंदर जैसे आग भड़क उठी थी। वो फौरन आगे बढ़ा, मगर फवाद ने उसे रोक लिया। काम डाउन, हमजा के साथ क्या किया तुम लोगों ने? ज़ैन की आवाज़ अब काबू में नहीं रही थी। वो तो टारगेट था ही नहीं, वो तो बेचारा मुफ्त में मारा गया। कभी कभी गलत गाड़ी गलत वक्त पर निकल जाती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उस शख्स ने धीरे से कहा। ये सुनते ही ज़ैन का खून जैसे खौल उठा। अब ये सिर्फ शक नहीं रहा था, उस एक जुमले ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया था। तुम लोगों ने उसे मारा। उसकी आवाज़ भारी हो गई, मगर अगले ही लम्हे वो शख्स पीछे हटा और अचानक वेयरहाउस की दूसरी तरफ से दो आदमी नमूदार हुए। ज़ैन, हमें यहाँ से निकलना होगा। फवाद फ़ौरन अलर्ट हो गया। यूएसबी ले लो और चलो, उसने जल्दी से कहा, इससे पहले कि वो बाहर की तरफ बढ़ते। एक ज़ोरदार गोली के चलने की आवाज़ गूंजी। था फवाद ने फ़ौरन ज़ैन को नीचे खींच लिया। गोली उनके पीछे दीवार से टकराई। पूरे वेयरहाउस में भागम दौड़ फैल गई। आयत, रिफत बेगम, हमजा, ये सब एक लम्हे के लिए ज़ैन के जहन में घूम गए। भागो, एकदम फवाद चिल्लाया। दोनों तेज़ी से पिछले रास्ते की तरफ भागे। अंधेरे में चीज़ों के टकराते हुए धूल और शोर के दरमियान वो बहुत मुश्किल से बाहर निकले। पीछे से कदमों और चीखों की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वेयरहाउस के पिछले गेट से बाहर निकले, फवाद ने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की और इसी लम्हे दो गाड़ियाँ उनके पीछे निकल आईं। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। सड़क गीली और फिसलन भरी थी और गाड़ियाँ ख़तरनाक रफ्तार से एक दूसरे का पीछा कर रही थी। ज़ैन ने पीछे मुड़कर देखा। स्याह एसयूवी मुसलसल उसके करीब आ रही थी। ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, फवाद ने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ते हुए कहा। ज़ैन ने जेब में रखी यूएसबी को सख्ती से थामा। उसमें कुछ ऐसा है जिससे ये डर रहे हैं। इसी लम्हे पीछे वाली गाड़ी ने ज़ोर से इनकी गाड़ी को हिट किया। गाड़ी खतरनाक अंदाज में डगमगाई। फवाद ने मुश्किल से कंट्रोल संभाला। ज़ैन ने फ़ौरन फ़ोन निकाला। उसके जहन में सिर्फ एक नाम आया, आयत। कॉल करने से पहले ही उसके फ़ोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर से। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो यूएसबी तबाह कर दो, वरना अगली लाश इसकी होगी जिसे तुम बचाना चाहते हो। मैसेज के साथ एक तस्वीर भी थी, आयत जो घर से बाहर की थी अभी की। वो तस्वीर देखते ही ज़ैन के जिस्म में जैसे खून मुचम्मद हो गया। बारिश की आवाज़, गाड़ियों का शोर, पीछे आती हेडलाइट्स, सब एक लम्हे के लिए धुंधला सा पड़ गया। उसकी नज़रें सिर्फ स्क्रीन पर जमी थीं, जहां आयत बेखबर घर के बाहर खड़ी दिखाई दे रही थी। तस्वीर इतनी हालिया थी कि साफ अंदाज़ा हो रहा था कोई इस वक्त भी उस घर पर नज़र रखे हुए था। क्या हुआ? फवाद ने स्टीयरिंग संभालते हुए जल्दी से पूछा, मगर ज़ियान जवाब न दे सका। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, वो लोग आयत तक पहुंच सकते हैं। गाड़ी मोड़ो, उसने अचानक सख्त आवाज़ में कहा। क्या? घर वापस जाना है अभी? फवाद फौरन समझ गया कि बात सीरियस है। उसने एक तेज़ी से मोड़ लिया और गाड़ी दूसरी सड़क पर डाल दी। पीछे वाली गाड़ी अभी उनके ताक़ुब में थी। बारिश तेज़ होती जा रही थी। विंडशील्ड पर पानी इतनी शिद्दत से गिर रहा था कि सामने देखना मुश्किल हो रहा था। ज़ैन ने फ़ौरन आयत को कॉल की। एक रिंग, दूसरी रिंग, मगर जवाब न आया। उसके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। पिकअप, पिकअप, वो बेख्तियार बड़बड़ाया। आखिरकार कॉल कनेक्ट हो गई। हेलो, आयत की आवाज़ आई, मगर पीछे से घर की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। ज़ैन ने इस बार अपने लहजे में खौफ छुपाने की कोशिश भी नहीं की। आयत, अभी फ़ौरन अपने रूम में जाओ और दरवाज़ा लॉक कर लो, और बाकी घर के दरवाजे भी लॉक कर लो। क्या हुआ है? आयत ने घबरा कर पूछा। जो कह रहा हूँ वो करो। उसकी आवाज़ गैर मामूली तौर पर ऊंची हो गई थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आयत ने फ़ौरन कहा, ठीक है। कॉल बंद होते ही ज़ैन ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, मगर उसके अंदर की घबराहट कम नहीं हुई।
وہ بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا جہاں وہ سیاہ SUV اب بھی ان کے پیچھے تھی۔ یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں، فواد نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ ہمیں سیدھا پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ نہیں، زیان نے فوراً کہا، جب تک ہمیں USB میں موجود ڈیٹا نہ مل جائے ہمارے پاس کچھ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ فواد گاڑی کو ایک سنسان سڑک پر لے گیا اور اس نے ایک دم بریک لگائی اور گاڑی ایک انڈر پاس کے نیچے روک دی۔ دونوں چند لمحے بھاری سانسیں لیتے رہے۔ پیچھے والی گاڑیاں شاید انہیں کھو چکی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔